वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग ऑप्शंस के बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑप्शंस क्या होते हैं, कैसे ड्राइव होते हैं, क्या उनका सेटलमेंट प्राइस होता है, क्या उनके कंपोनेंट्स होते हैं, क्या उनके प्रो एंड कॉन्स होते हैं ऑप्शंस को बाई करने के या सेल करने के। ठीक है गाइस, तो ये कुछ 4-5 पॉइंट जो बेसिक्स पॉइंट्स ऑप्शन के हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद में जैसे ही ऑप्शन सीरीज अब कंटिन्यू चलेगा तो उसमें हम लोग आगे देखेंगे कि कब बाई करना चाहिए ऑप्शंस को, कब सेल करना चाहिए, किस सिनेरियो में कौन सा बेटर रहेगा सॉरी, तो कितने अच्छे से उसको ट्रेड करना चाहिए। आगे फिर हम कुछ स्ट्रेटजीज़ भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग एक पूरा सिस्टमेटिकली स्ट्रेटजी बना सकते हैं जिसमें हमारा हेजिंग भी होगा, बाइंग साइड, कॉल साइड, सेलिंग भी होगा, बाइंग भी होगा, सब तरीके से जो भी मिक्सअप कॉम्बिनेशंस होंगे, कुछ स्ट्रेटजीज़ होंगे। तो उसको जो मैं यूज़ करता हूँ एक्चुअली अपने ट्रेडिंग में, मेनली मैं ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप में आपने देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो आप जाके नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग कि ऑप्शंस होते क्या हैं। ऑप्शंस क्या होते हैं? डेरिवेटिव ऑफ अंडरलाइंग एसेट। तो अंडरलाइंग एसेट हमारे स्टॉक मार्केट के लिए होते हैं। इधर स्टॉक्स ले लो, जैसे रिलायंस हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, TCS हो गया, एनी स्टॉक्स। और होते हैं इंडेक्स में जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी अभी, और फाइनेंस वाला जो एक नया इन्होंने इंक्लूड किया, उसमें वॉल्यूम्स नहीं है बट स्टिल वो भी एक हमारा इंडेक्स हो गया जिसमें डेरिवेटिव्स आ गए अभी। ठीक है, तो मेनली जो ट्रेडेड इंडेक्स है हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी है जिसमें डेरिवेटिव ऑप्शंस हमारे ट्रेड होते हैं। तो ये तो हो गया डेरिवेटिव अंडरलाइंग एसेट से ड्राइव होते हैं। ड्राइव होने का मतलब ये होता है कि आपका जो ऑप्शंस का प्राइस है वो आपके अंडरलाइंग एसेट यानी स्टॉक और इंडेक्स पे डिपेंड करता है। बट डिपेंड कैसे करता है, वो वेरी कैसे करता है, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है गाइस, वो हम आगे फर्दर देखेंगे। तो एक बेसिक एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कि मैंने अपने ये राइट साइड में यहाँ पे जो बनाया हुआ है, तो यहाँ देख सकते हैं कि हमने मैथमेटिक्स में 11th-12th में पढ़ा था कि अगर y = x² है तो dy/dx हम निकालते थे जो कि डेरिवेटिव होता था y का। तो y की डेरिवेटिव को y' लिखते थे और वो आ गया हमारा 2x। मीन्स जो डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है जिस पे y डिपेंड कर रहा था हमारा, राइट, x के ऊपर। यहाँ पे भी हमारा जो डेरिवेटिव है वो भी x पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से कर रहा था, यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में था, यहाँ पे लीनियरी मल्टीप्लाई 2 है, वैसे वेरी करता है। तो जैसे ही स्टॉक्स मान लो कि ऊपर जाता है, नीचे जाता है, तो सेम प्राइस के हिसाब से ऑप्शन वेरी नहीं करेगा, डिपेंड करेगा उस पर, लेकिन उसके वेरिएशन के कंपोनेंट्स अलग अलग होंगे। ठीक है गाइस, तो ये ऑप्शंस होता है, इसलिए इनको डेरिवेटिव बोला जाता है, ऑप्शंस को भी, फ्यूचर को भी, क्योंकि ये लोग ड्राइव होते हैं अंडरलाइंग एसेट के प्राइस के बेसिस पे। बट किस तरीके से होता है, जैसे यहाँ पे 2x हो गया, स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन 2 हो गया, वैसे ही वहाँ पे अलग अलग तरीके से वेरी करते हैं, उसको हम लोग फर्दर आगे देखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शंस पहले नॉर्मली जो यूज़ होते थे, ये जैसे जब तक ये स्टॉक मार्केट में डेरिवेटिव के फॉर्म में नहीं आए थे, उससे पहले एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ में कुछ वर्बली एग्रीमेंट होते थे, क्योंकि टाइप ऑफ एक ऑप्शन था, लाइक कि पहले ही कॉन्ट्रैक्ट बना लिए जाते थे जो फार्मर है उसके द्वारा और जो प्रोड्यूस खरीदेगा उसके द्वारा, कि आप जब प्रोड्यूस बना लेंगे तो इतना क्वांटिटी मुझे चाहिएगा, इस प्राइस में मैं लूँगा। वो चीज़ पहले डील हो जाती थी। सेम चीज़ ऑप्शंस में होती है कि अगर आप ऑप्शन खरीद देते हैं तो वहाँ पे आप फिक्स कर देते हैं कि मैं इस प्राइस पे आपसे एंड ऑफ द एक्सपायरी में मैं आपसे स्टॉक्स या तो इंडेक्स आपसे खरीदूंगा। ठीक है, तो इस तरह के जो वर्बल एग्रीमेंट होते थे वहाँ पे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, वो स्टॉक मार्केट में शिफ्ट हो गए ऑप्शंस की फॉर्म में, राइट। तो ये हो गया इसके जो यूज़ ऑफ ऑप्शंस है इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, कैसे होते हैं उसको भी हम बाई एग्जांपल देखेंगे, नीचे एग्जांपल है। उससे पहले देख लेते हैं सेटलमेंट। सेटलमेंट 2 टाइप से हो सकता है ऑप्शंस का, या तो कैश में हो सकता है या तो हम फिजिकली डिलीवरी ले सकते हैं उसकी। जैसे कि ऑप्शंस का आपको पता है कि ऑप्शंस भी लॉट में आता है, ऑप्शन और फ्यूचर दोनों लॉट साइज में आते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपको सेटल करना है कैश में जो सेटलमेंट होता है वो मेनली होता है आपका इंडेक्स ऑप्शन का, क्योंकि इंडेक्स में कोई आप फिजिकल डिलीवरी नहीं ले सकते। निफ्टी को आप खरीद नहीं सकते, बैंक निफ्टी को आप खरीद नहीं सकते, वो इंडेक्स है। तो उसमें जो सेटलमेंट होता है कैश में होता है। मान लीजिए कि आपने खरीदा है, उससे ज़्यादा अगर चला गया प्रीमियम, तो आपको कैश में जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो आपको अकाउंट में आ जाएगा। अगर लॉस होगा तो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। ये बेसिक सिंपल कैश में सेटलमेंट होता है। फिजिकल डिलीवरी आपकी इसमें स्टॉक्स में हो सकती है। मान लीजिए कि आपने जैसे यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल मैं से बताता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे मैंने रिलायंस का एग्जाम्पल लिया मई मंथ के लिए, एक्सपायरी के लिए। मान लेते हैं कि रिलायंस का अभी जो करंट मार्केट प्राइस है वो 2000 है। ठीक है, और मेरा एक्सपेक्टेशन है इस एक्सपायरी के लिए, मंथ में एक्सपायरी के लिए, कि ये ऊपर जाएगा, रिलायंस ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो मैंने इसका कॉल बाय कर लिया 2200 का, एट 45 प्राइस मान लेते हैं उसका, उस टाइम पे प्राइस चल रहा होगा CE का। ठीक है,
अब एक्सपायरी पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और कैसे कैसे सेटलमेंट हो सकता है वो चीज़ें हम लोग देखते हैं। एक्सपायरी में हो सकता है कि ये 2300 चला जाए, जो मेरा व्यू था वो सही हो, इधर हो सकता है वो सेम प्राइस पे रह जाए, इधर हो सकता है वो डाउन चला जाए। ये 3 पॉसिबिलिटीज़ है। इसके हिसाब से कैसे कैसे कैश में और डिलीवरी में सेटलमेंट होगा वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए कैश में क्या होगा कि अगर जितना ये आपकी स्ट्राइक प्राइस से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, उतना उसका वैल्यू हो जाएगा। लाइक 2300 था तो उसका वैल्यू 2200 से इनका जो डिफरेंस होगा वो उसके एक सी का प्राइस हो जाएगा, क्योंकि वो उससे ऊपर चला गया। आपके जो आपने जिस लेवल के आपका जो सॉरी स्ट्राइक प्राइस था उससे ऊपर चला गया, और उन दोनों का डिफरेंस कितना है 100 पॉइंट्स। तो उस ऑप्शन की वैल्यू 2200 के सी की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 100 रुपीज़, ठीक है। लेकिन आपने कॉस्ट कितना दिया 45, तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा 55 पॉइंट, 100 माइनस 45। तो कैश में सेटल होगा तो आपको 55 पॉइंट आपका प्रॉफिट मिल जाएगा, 55 इंटू लोड साइज जो भी होगा उसका। या आप कर सकते हैं कि 2200 में आपने जो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया है उसको आप बाई कर सकते हैं स्टॉक्स। जैसे मान लीजिए इसका 500 या 250 का जैसे क्वांटिटी साइज है, तो आप 250 स्टॉक्स इसके 2200 रेट पे खरीद सकते हैं। इवन आपका जो एक्सपायरी डे पे है उस टाइम पे जो प्राइस चल रहा है वो 2300 है, ठीक है गाइस। तो 2300 पे आपका चल रहा है और 250 क्वांटिटीज़ हैं, तो आपको यहाँ पे अगर 2200 पे खरीदेंगे तो आपको 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। 2200 से 2300 का 100 पॉइंट का प्रॉफिट इंटू 250। बट आप यहाँ पे देखेंगे कि जब ये ऑप्शंस आपने खरीदा था तो एक कॉस्ट भी दिया था जिसको प्रीमियम बोलते हैं, जो कि ये था 45। तो वहाँ पे 45 इंटू 250 है, उसमें से लेस होगा आपके प्रॉफिट में से, तो वो एक्चुअल में कितना आ जाएगा 55 पॉइंट्स ही आ जाएंगे, 55 इंटू 250 पॉइंट्स। तो इधर आप कैश में सेटल करते हो या तो आप स्टॉक में फिजिकल डिलीवरी लेते हो, उससे आपका प्रॉफिट सेम रहता है। डिपेंड करता है, अगर आपको रिलायंस को अपनी होल्डिंग्स में लेके जाना है, आपको रखना है उसको, तो आप फिजिकली सेटलमेंट कर सकते हैं। आपको प्रॉफिट लेके ऑप्शंस में ख़त्म कर देना है ट्रेड अपना, तो आप उसको कैश में भी सेटलमेंट कर सकते हैं। इस तरह से होता है। अब जैसे नीचे जाएगा तो उसमें क्या होगा, मान लो 2100 ये चला गया, तो आपने जो प्रीमियम दिया था वो तो जीरो हो जाएगा क्योंकि उस प्राइस से नीचे चला गया, ठीक है। ये तो -45 आपके 45 रुपीज़ चले गए। तो अब आपको किस प्राइस पे बाई करना है, ऑब्वियसली बात है आप 2200 पे तो क्यों लोगे, आपने 2200 का जो कॉल ऑप्शन लिया था आपको 2100 से सस्ते में मिल रहा है, तो आप 2100 पे उसको बाई कर लोगे। तो फिजिकली अगर आपको बाई करना है तो आप इसका जो प्रीमियम पे किया था वो चला जाएगा 45 रुपीज़, और आप उसको 2100 लेवल पे आप बाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो एक्सपेक्टेशन था उससे भी मार्केट नीचे आ गया, सॉरी अगर रिलायंस नीचे आ गया तो आपको सस्ते में इसको बाई करने का मौका मिल रहा है। तो आपने उस मौके के लिए आपने 45 रुपीज़ एज ए प्रीमियम पे किया था, जो कि चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कैश में और ऐसे फिजिकल डिलीवरी में सेटलमेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अभी कंपोनेंट क्या क्या है इसके ऑप्शंस के। कंपोनेंट्स में आ जाते हैं वेगा, थीटा, डेल्टा, गामा। बेसिकली वेगा वॉलेटिलिटी होता है, वॉलेटिलिटी जितनी मार्केट में रहेगी उतने ऑप्शन प्राइसेस क्या रहेंगे, हाई। मैं बेसिक्स में बता रहा हूँ इनको, ऑप्शन प्राइसेस इंक्रीज विद वॉलेटिलिटी इंक्रीज, ठीक है गाइस। थीटा होता है आपका टाइम वैल्यूज होता है, जैसे जैसे एक्सपायरी के पास में आता है वैसे वैसे थीटा की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज। डेल्टा होता है कि आपका जैसे अंडरलाइंग एसेट से कैसे प्रोपोर्शनेट वो होता है। जैसे मान लो कि अंडरलाइंग एसेट आपका 10 रुपये चेंज होगा, तो आपका ऑप्शन में मान लो कि 2 रुपीज़ चेंज हो रहा है, तो ये आ जाएगा 0.2 का आपका डेल्टा हो गया यहाँ पे। और गामा आपका होता है, गामा इज लाइक इसमें जो चेंज होगा, मान लीजिए कि अभी डेल्टा आपका 0.2 है, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर आ गया, आपने कॉल बाई कर रखा है, तो डेल्टा आपका चेंज होकर 0.2 से 0.3 हो जाएगा। तो इसका जो रेट ऑफ चेंज है, जैसे यहाँ पे रेट ऑफ चेंज कितना आ गया 0.1, और मान लीजिए कि और ऊपर चला जाता है मार्केट तो 0.2 से ये आपका 0.4 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका रेट ऑफ चेंज हो जाएगा ये माइनस ये 0.2, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसको देख सकते हैं गामा को। तो ये चीज़ें हैं जिनका आप बेसिक पता होना चाहिए, इनका प्रैक्टिकल यूज़ ऐसा बहुत सच नहीं होता है। वैसे आपको ये पता होना चाहिए वॉलेटिलिटी इंक्रीज होने से क्या होता है, प्राइसेस हाई हो जाता है। तो ऑप्शन सेलर्स को क्या चाहिए, वॉलेटिलिटी हाई चाहिए। जब वो सेल कर रहा होता है उसको प्रॉफिट मिलेगा, अगर वॉलेटिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो उसके प्राइस कम हो जाएंगे, तो सेलर्स को प्रॉफिट होगा। बायर्स को जब प्रॉफिट होता है कि अगर आप लो वॉलेटिलिटी में खरीद रहे हैं, जब प्रीमियम्स बहुत कम है, वॉलेटिलिटी बढ़ने से आपका प्रीमियम बढ़ जाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ों को इस तरीके से याद रखना है, बाकी डिटेल में नहीं जाना कि कितनी वॉलेटिलिटी है, एग्जैक्टली कितना नहीं है, वो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। थीटा को सबको पता है बेसिकली कि टाइम वैल्यूज़ होते हैं, जितना एक्सपायरी के पास जाएंगे उतना हमारा थीटा वैल्यूज़ का डिक्रीज होता जाएगा। डेल्टा के कॉन्सेप्ट से बनता है आपका जो OTM होते हैं, ATM होते हैं, ITM होते हैं, इसके बारे में हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और लास्ट होता है गामा। गामा रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा ही होता है,
इसका कोई बेसिक सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकली हम लोगों को नहीं ज़रूरत है देखने के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस के दो तरीके से ऑप्शंस को हम ट्रेड कर सकते हैं। हम बाइंग ऑप्शंस कर सकते हैं, सेलिंग ऑप्शंस कर सकते हैं। तो दोनों के बेसिक्स देख लेते हैं, उसमें क्या प्रो हैं क्या कॉन्स हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फर्स्टली जो 3 पॉइंट्स हैं, सॉरी 2 पॉइंट्स है, तो ये इसके प्रो हैं। आपके ऑप्शन बाइंग के प्रो है। प्रो क्या है कि आपका क्या बेनिफिट होता है ऑप्शन बाइंग करने में हमें, या क्या एडवांटेज मिलते हैं। एडवांटेज होता है कि लेस मार्जिन, कि आपका मार्जिन कम लगता है। मतलब अगर मान लीजिए आपके पास 10,000 है तो उसमें आप 4, 5, 6, 7 लोट ऐसे खरीद सकते हैं। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में आपको एक लोट भी सेल करना है तो उसके लिए लगभग आपको 1 लाख रुपीज़ चाहिए, 90,000 कुछ रुपीज़ चाहिए। तो ये फ़ायदा है कि यहाँ पे हम लोग एक लोट ट्रेड करेंगे सेलिंग में, लेकिन बाइंग में हम 4-5 ट्रेड कर सकते हैं, 4-5 लोट से। तो यहाँ से फ़ायदा क्या होगा, अगर उसमें 10 रुपये का मूवमेंट हम लोग कैच करते हैं तो यहाँ पे 10 × 5 आपका मल्टीप्लाई प्रॉफिट होगा, लेकिन वहाँ पे ओनली 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा। तो ये आपका बेनिफिट रहता है ऑप्शन बाइंग के लिए, जिसमें लेस मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है। सेकंड होता है लॉस लिमिटेड होता है। लिमिटेड लॉस होता है कि मान लो आपका अगेंस्ट में मार्केट चला गया, आपने कॉल बाय किया लेकिन मार्केट डाउन चला गया, तो मैक्सिमम लॉस आपका कितना होगा, जितना प्रीमियम आपने दिया 50 रुपये दिया तो 50 का ज़ीरो हो जाएगा, 50 रुपये लॉस। 25 दिया तो 25 का ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये इसके हुए। अपोजिट में हम सेलिंग में देखते हैं तो उसमें एक मार्जिन रिक्वायरमेंट हाई होता है, जैसे अभी बताया मैंने। अराउंड लाइक 1 लाख 1.25 लाख में आपका एक ऑप्शन सेल होता है इंडेक्स का। ठीक है, और अनलिमिटेड लॉस क्या होता है, अनलिमिटेड रिस्क एक्चुअली होता है, नॉट अनलिमिटेड लॉस। अनलिमिटेड रिस्क में क्या रहेगा आपका कि अगर मान लीजिए डायरेक्शन आपके अगेंस्ट में चली जाती है, मान लो कॉल को आपने सेल किया हुआ है लेकिन मार्केट ऊपर चला जाता है। कॉल सेल मतलब आपका व्यू है कि मार्केट डाउन जाएगा, लेकिन मार्केट जितना ऊपर चलता जाएगा, जितना 100 पॉइंट ऊपर चला गया तो 100 पॉइंट का लॉस, 200 चला गया तो 200, 300 चला गया तो 300। तो जितना ऊपर मार्केट जा सकता है उतना लॉस आपका इंक्रीज हो सकता है। तो वहाँ पे कोई लिमिट नहीं है लॉस की, कितना लॉस हो सकता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेजेस है। ये दोनों इसके डिसएडवांटेजेस में आते हैं, इसके कॉन्स में आते हैं। ठीक है गाइस, ये इसके प्रो हैं, जो इसके कौन से हैं वो उसके प्रो हैं, और जो इसके कौनस होंगे वो इसके प्रो होंगे। तो यहाँ पे ये इनके कौनस है। ठीक है, बाइंग बाइंग में क्या आता है, थीटा, जो थीटा डी के जो होता है एक्सपायरी के जो पास में आता रहता है वो इसके अगेंस्ट में करता है। अगर मान लीजिए कि आज बैंक निफ्टी 33,000 पे है, आज मैं ऑप्शन बाई करके गया, मैंने व्यू था कि ऊपर जाएगा, 34,000 का बाई किया, लेकिन मार्केट सेम प्राइस पे खुला 33,000, नीचे तो नहीं गया, मेरी जिस डायरेक्शन में अगेंस्ट में, मेरी डायरेक्शन के अगेंस्ट में तो नहीं गया, सेम पे तो रहा, तो प्राइस सेम होना चाहिए। बट नहीं, आपका जो एक दिन का जो थीटा डिके वो होगा तो आपका उसमें भी लॉस होगा। तो ये थीटा जो है वो इसके ऑप्शन बायर्स के अगेंस्ट में वर्क करता है। सेकंड वो है कि इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इसकी 1/4 होती है। इसको मैं समझाता हूँ अभी। और यहाँ पे थीटा डिके इन फेवर काम करता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं कॉल ऑप्शन सेल करके गया, मार्केट सेम लेवल पे खुला, तो थीटा डिके का 4 रुपये 5 रुपये या 10 पॉइंट जो भी पॉइंट्स होंगे वो मेरे को एज ए प्रॉफिट मेरा मिल जाएगा। अगर वो सेम रहा, अगर नीचे जाता है तो ऑब्वियसली मेरी डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका प्रॉफिट मुझे मिलेगा, साथ में मुझे प्रॉफिट मिलेगा थीटा डिके का। तो लास्ट वाला ऑप्शन समझ लेते हैं। यहाँ पे विनिंग प्रोबेबिलिटी को हम लोग एक बार देख लेते हैं। विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या रहती है कि किस किस सिनेरियो, देखो आप जब कोई भी ऑप्शंस को बाय या सेल करेंगे, मान लीजिए कि आप कॉल सेल कर रहे हैं, ठीक है, कॉल हमने सेल कर दिया और यहाँ पे हम लोग कॉल बाय करते हैं। ठीक है, यहाँ पे है 34 CMP हम लोग ले लेते हैं 33,000 बैंक निफ्टी का, और 34,000 का यहाँ पे कॉल सेल किया है, कोई बाय किया है, यहाँ पे 34,000 का कॉल सेल किया है। ठीक है, यहाँ पे बाय किया है, यहाँ पे हमने सेल किया। तो अब क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या सिनेरियोज बन सकते हैं इसमें, जब हमारा एक्सपायरी के नज़दीक जा रहा होगा तो हो सकता है कि मार्केट नीचे चला जाए, और इसका प्रीमियम भी हम लोग ले लेते हैं 100 रुपीज़ प्रीमियम है इसका। मान लीजिए कि मार्केट नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा तो मान लीजिए आपका एक्सपायरी आपके 34,000 से नीचे हो गई तो ये ज़ीरो हो जाएगा। फर्स्ट केस, अगर आपका मार्केट नीचे चला जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, तो आपको लॉस होगा -100 पॉइंट्स का। ठीक है, सेकंड केस में क्या हो सकता है कि 34,000 पे ही, सॉरी 33,000 पे रह जाए, सेम लेवल पे, ऊपर भी ना जाए, तो भी आपका इसमें क्या रहेगा, -100 पॉइंट्स का लॉस होगा। थर्ड सिनेरियो क्या हो सकता है यहाँ पे, थर्ड सिनेरियो हो सकता है कि ये ऊपर तो आए, लेकिन मान लीजिए कि एक्सपायरी आपकी हो जाए 33,500 पे, ऊपर भी आया, आपका व्यू था बुलिश व्यू था, ये बुलिश भी हुआ, लेकिन आपके स्ट्राइक प्राइस से ऊपर नहीं गया, स्टिल आपका जो ऑप्शन है वो एक्सपायर होगा 0 पे, तो -100 पॉइंट्स यहाँ पे भी आ जाएंगे।
फोर्थ ऑप्शन हो सकता है कि ये आपके स्ट्राइक प्राइस से ऊपर चला जाए, मान लेते हैं एक्सपायरी पे ये 34,500 हो गया, तब आपके ऑप्शन के प्राइस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500, और आपका प्रॉफिट हो जाएगा 500 माइनस जो कॉस्ट आपने पे किया था 100, तो ये 400 आपका प्रॉफिट होगा। तो ये जो प्रोबेबिलिटी विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो 4 सिनेरियो जो हम ले सकते हैं, उन 4 सिनेरियोज में एक ही सिनेरियो ऐसा है जिसमें मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है, 3 सिनेरियोज में लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1/4। सेलिंग में सेम होता है, सेलिंग में अपोजिट इस चीज़ को मान लेंगे कि अगर मान लीजिए आपके डायरेक्शन में जा रहा है तब आपको प्रॉफिट मिलेगा, आपके डायरेक्शन में नहीं जा रहा, सेम लेवल पे होल्ड कर रहा है तो भी थीटा डीके से आपको प्रॉफिट मिलेगा। थर्ड है आपके अगेंस्ट में जा रहा है लेकिन आपके स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस नहीं कर रहा है तो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। फोर्थ है कि आपके अगेंस्ट में जा रहा है और आपके स्ट्राइक प्राइस को भी क्रॉस कर देगा, तब आपको यहाँ पे लॉस मिलेगा। तो लेकिन यहाँ पे 3 सिनेरियोज में प्रॉफिट होंगे, तो यहाँ पे विनिंग प्रोबेबिलिटी हो जाती है 3/4। ठीक है गाइस, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे अनलिमिटेड रिस्क भी रहती है। अगर आपका मान लीजिए आप होल्डिंग पे लेके जाते हैं ऑप्शंस को, तो गैप डाउन हो गया या गैप अप हो गया तो वहाँ पे लॉस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उन सब चीज़ों को ट्रेड करने के लिए फिर हमें ऑप्शंस का लाइक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। एक कॉल सेल कर रहे हैं, एक कॉल बाय कर रहे हैं, हेज करना पड़ता है। एक साइड में कॉल भी सेल किया हुआ है, नीचे पुट सेल किया हुआ है, तो वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं हम लोग। वो देख के कि कितना हमें लॉस हो सकता है अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है, तो गैप अप हो जाता है, तो सेम लेवल पे खुलता है तो क्या रहता है। डिफरेंट सिनेरियोज देख के डिफरेंट तरीके से हम लोग उसमें स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उस तरीके से हम लोग बाय या सेल करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजीज हम लोग बना सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटेजीज कौन से सिनेरियो में वर्क करता है। एक चीज़ में प्रॉब्लम ये आती है मोस्टली लोगों को कि वो एक चीज़ है जो सीख लेते हैं उसको हर टाइम अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी स्ट्रेटेजी की, वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इधर टाइम पीरियड में, इधर सिनेरियो में वो काफ़ी अच्छे से वर्क करती है। हर टाइम वो उतने अच्छे से वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ को आप मिक्स करेंगे आपकी स्ट्रेटेजी के साथ में कि हमें कब वो स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करनी चाहिए, तब आप उससे मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि रेंज बाउंड टाइम में कोई एक स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से काम करती है, एक स्ट्रेटेजी काम करती है अच्छे से जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है, तो लेकिन आपने तो एक स्ट्रेटेजी सेम ली, आप दोनों टाइम पे सेम स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं, तो एक टाइम पे तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, दूसरे टाइम पे लॉस होगा। तो अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है तो आपको दूसरा वाला स्ट्रेटेजी यूज़ करना चाहिए। तो ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको देख के मार्केट सेंटीमेंट भी देखना होता है, डायरेक्शन भी देखनी होती है, उसके बाद कौन सी स्ट्रेटेजी लगाएंगे। अगर आप 4-5 चीज़ें ऐसे अपने एक सिस्टम में बनाएंगे कि मेरे सिस्टम की ये 4-5 क्राइटेरियाज हैं, ये क्राइटेरियाज फुलफिल हो रहे हैं तो मैं ये स्ट्रेटेजी यूज़ करूँगा, अगर दूसरे 5 क्राइटेरियाज फुलफिल हो रहे हैं तो मैं दूसरा स्ट्रेटेजी यूज़ करूँगा। उससे आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाता है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है गाइस, तो उसके बारे में हम फर्दरली आगे जब हम लोग स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा डिटेल में ऑप्शंस को समझेंगे, इन द मनी एट द मनी क्या हो रहता है, तो उसमें हम लोग इसको प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। आज के लिए वीडियो में इतना ही, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और थैंक यू, हैव ए गुड डे।